एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग कंटेंट में। मैं हूं आपका दोस्त। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो गाइस, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है, म्यूचुअल फंड सही है या फिर स्टॉक मार्केट सही है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, जाके पहले वो देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो सेम उसी से लिंक्ड होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो पहले जाके देख लेना। तो गाइस, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड में आप या तो एसआईपी कर सकते हो या फिर लमसम पेमेंट कर सकते हो। आज उसी को थोड़ा सा इन डेप्थ वन स्टेप अहेड जाते हैं, पर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना होगा हमें, तो हमें क्या क्या चीज़ एनालाइज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ स्टडी करना चाहिए, या फिर हम किसी म्यूचुअल फंड ब्रोकर को पकड़ ले, जो एजेंट होता है उनको पकड़ ले, उनको दे दें। तो गाइस, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले, वो आपको बताऊंगा। हाँ, उससे पहले, हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, एंड अपने ग्रुप के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर कर देना, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। एंड इनफैक्ट मेरा फ्रेंड है जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, वो यही सब चीज़ें करता है, तो मैं कल उससे मिल के आया, उससे सारी चीज़ लेके आया हूँ। तो आपको काफ़ी वैल्यू वाली चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। गाइस देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली पैसा कैसे लगाते हैं। देखिए गाइस, क्या होता है ना, ये हम इन्वेस्टर्स होते हैं। हम इन्वेस्टर्स को अगर पैसा लगाना होता है तो हम क्या करेंगे, या तो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे जिसको रिस्क मिलता है एंड रिटर्न भी अच्छा होता है, या फिर म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड फॉर्म कैसे होती है बेसिकली, ये आपको बता देता हूँ। समझ लो, सबको पता है एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। तो हम क्या करेंगे, एसबीआई के म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड, ये जो बेसिकली होती है, ये होती है एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये होती है एएमसी। ये ये क्या करेगी, ये मेरे फंड्स को लेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, छोटे 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 बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ा 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 पैसा इस एएमसी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये एएमसी के पास एक लार्ज कॉर्पस आ जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पस आ जाएगा। तो ये एएमसी क्या करेगा, ये एएमसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है। देखिए गाइस, एक चीज़ बताऊँ आपको, आपका पैसा लास्टली जाना तो स्टॉक मार्केट में ही है। बस फ़र्क क्या होता है कि हम, जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब म्यूचुअल फंड में जो होते हैं वो लोग मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं। तो गाइज देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अभी ये पर्सन क्या करेगा, इस एएमसी, एसबीआई एएमसी को क्या करेगा, पैसे देगा, ठीक है, फंड ट्रांसफर करेगा। एंड उसके बदले ये एएमसी क्या करेगी, इस पर्सन को उसके कुछ शेयर्स देगी। यहाँ पे एक चीज़ है गाइज, जैसे स्टॉक मार्केट में आप जब किसी पर्टिकुलर शेयर परचेस करते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होने वाला है, आप पहले इसको पैसे दोगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। अब ये एएमसी क्या करेगी, ये आगे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगी, ठीक है, ये सेकेंड चीज हुई। लेकिन आपके पास भी तो कुछ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ओनरशिप चाहिए ना, बिकॉज आपके पास शेयर्स नहीं आने वाले, शेयर्स तो ये एएमसी रखेगा। तो क्या होता है गाइस, ये एएमसी आपको क्या करती है, यूनिट्स देती है, उसके उसके कुछ यूनिट्स देती है, ये होता है नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्या करेगी, आपके पास रहते हैं ये यूनिट्स, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इनकी एएमसी भी ऊपर जाएगी, एंड उसी हिसाब से इनकी यूनिट्स भी ऊपर जाएंगे। अब जो यूनिट्स होते हैं उन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले यूनिट्स की प्राइस कैलकुलेट होते हैं एनएवी मेथड से। एनएवी मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया कि कैसे एक पर्टिकुलर एएमसी की यूनिट्स कैलकुलेट होती है। तो वो हमारा फंडा नहीं है, हमको जो भी चाहिए, जो भी एएमसी, जो भी म्यूचुअल फंड चाहिए हमको, हम वहाँ पे जाएंगे, हम बस उनके यूनिट्स परचेस करते हैं। हम कभी भी डायरेक्टली शेयर मार्केट में वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। गाइज ये था मेरा फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अब मैं आपको मूव करता हूँ कि हम कहाँ से स्टडी करेंगे, कि हमको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले मैंने आपको ये फर्स्ट जो ये चीज़ था, ये पूरा केस समझा दिया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एंड हम म्यूचुअल फंड को क्या देंगे, म्यूचुअल फंड सामने से हमें क्या देगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मूव करते हैं सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़, गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद हम बस यहाँ पे सर्च करेंगे टिकर टिप। गाइज ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि म्यूचुअल फंड वाले भी यूज़ करते हैं। ये मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, बस ये वेबसाइट ओपन करनी है, आपको बस यहाँ आना है। यहाँ पे आने के बाद आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ करना है स्टार्ट स्क्रीनिंग। यहाँ पे देखिए गाइज, आपको बहुत सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के नाम आ गए हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे होते हैं वैसे। बेसिकली आप क्या, दो ही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसने मुझे बताया था, या तो आप इक्विटी में परचेस कर सकते हो, या तो फिर आप डेट परचेस कर सकते हो। अभी डेट परचेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा रिस्क कम होने वाला है, मेरा रिस्क कम होगा, बट उसी के साथ मेरा रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा।
बट यही चीज़ इक्विटी में क्या होती है, आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा एंड आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इक्विटी में कितने टाइप्स के ये होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी में मेनली आपका होता है एक लार्ज कैप, एक होता है मीडियम कैप या इसको मिड कैप भी बोलते हैं, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है आपका फ्लेक्सी कैप एंड एक होता है आपका मल्टी कैप। तो गाइस लार्ज कैप क्या होता है, बेसिकली जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लार्ज कैप ना गाइस आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप लोग काफ़ी यंग हो, बहुत यंग एज के हो, अभी लाइक 25 30 इसके एज में हो या इससे कम भी हो, तो आप लोगों के लिए लार्ज कैप बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मेक श्योर आप वीडियो पे बने रहिए। सेकंड मैंने बताया आपको मिड कैप। मिड कैप में क्या होने वाला है, ये सूटेबल होता है अपने लिए, मिड कैप और स्मॉल कैप ये अपने लिए सूटेबल होता है बिकॉज हमारी अभी रिस्क एपेटाइट अच्छी होती है, हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अभी हमारे ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी नहीं है हमारी, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, किड्स नहीं है हमारे, तो इसलिए वी हैव अ टाइम, वी हमारे पास टाइम है, वी कैन टेक द रिस्क। इसलिए हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट करेंगे या मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज कैप में इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। सेकंड एक चीज़ मैं बताऊँ, वो है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है गाइस, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला खुद डिसाइड करता है कि मुझे कब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कभी मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा एंड कभी मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा। मतलब वो शफल करते रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट, हर महीने या फिर 3 महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, शफल करते रहेगा। और मल्टी कैप में भी क्या होगा, यहाँ पे मल्टी मल्टी कैप में इन्वेस्ट होने वाली मल्टी कैप, जैसे थोड़ा पैसा चला जाएगा स्मॉल कैप में, थोड़ा पैसा चल जाएगा मिड कैप में, थोड़ा पैसा चल जाएगा लार्ज कैप में। ये होता है मल्टी कैप में। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि क्या बेस्ट होने वाला है। अभी हम आएंगे अपने स्क्रीनर पे। एंड गाइज म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो दो चीज़ हमेशा याद रखना। क्या दो चीज़ें, फर्स्ट चीज़ कि उस म्यूचुअल फंड वालों का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है गाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर 1 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो वाया योर डीमैट अकाउंट, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड चॉइस करते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड ऑप्ट करते हो तो इनका कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होगा। अरे जाहिर सी बात है ना गाइस, वो आपके लिए फ्री में तो करके देगा नहीं। वो बंदा उतना एनालाइज करेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करेगा, आपका पैसा मैनेज करेगा, वो तो फ्री में करने वाला नहीं है। उसके बदले उसको कुछ लगेगा ना, उसके बदले उसको कुछ रिटर्न चाहिए होगा। तो वो कैसे लेगा, वो लेता है एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। एक्सपेंस रेशियो, आपने उसको बोला कि यार मेरे ना 1 लाख रुपए तो मार्केट में लगा दे। अभी मान लेते हैं कि एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो है 1%। यूजुअली एक्सपेंस रेशियो आपका 0 से लेके 2% तक होता है, ये यूजुअली एक रेंज होती है। ठीक है, एसबीआई का मैंने बता दिया आपको कि 1% है फॉर एग्जाम्पल की। अब वो क्या करेगा, 1 लाख में से पहले 1% निकाल देगा, बचा कितना, 99,000। अभी ये 99,000 क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। गाइज ये ऐसे होता है, एसबीआई ऐसे अर्न करती है। एंड म्यूचुअल फंड और एक तरीका होता है इनका अर्न करने का, उसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, मेरे फ्रेंड ने बताया एग्जिट लोड क्या होता है। जैसे कहीं समझ लो आपने डिसाइड किया था कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। लेकिन क्या हुआ गाइज, आप लोग को कुछ कंडीशंस ऐसे आ गई कि 10 साल आप नहीं रुक पाए, आपने 8 साल में ही आपकी म्यूचुअल फंड ब्रेक कर दी। 8 साल में ब्रेक कर दी, आपको करना था 10 साल। अभी मुझे बताओ गाइज, म्यूचुअल फंड वालों को लॉस हो गया 2 साल का। जाहिर सी बात है ना गाइस, अगर आप उनके साथ 10 10 साल पूरे रुकते थे, आपको भी प्रॉफिट था, उनको भी प्रॉफिट था। लेकिन अभी आप उससे पहले भाग रहे हो, पहले भाग जा रहे हो, 8 ईयर में ही भाग जा रहे हो। तो क्या होगा गाइस, उनको पैसा आपको जल्दी देना पड़ेगा। अब जल्दी देना पड़ेगा तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे एग्जिट लोड कट करेंगे। एग्जिट लोड जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बनता था, आप मैच्योरिटी पे आ गए, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया पूरा पैसा, आप मैच्योरिटी पे आ गए। अब मैच्योरिटी पे 10 साल बाद आपका पैसा आपको 10 लाख रुपए मिलने वाला था। लेकिन अभी 8th ईयर में ही आप भाग रहे हो, तो क्या करेंगे, आपका एग्जिट लोड। एंड हाँ, एक जनरल बता दूं एग्जिट लोड का रेंज क्या होता है, ये 0 से लेके 4 या 5% के बीच में होता है एग्जिट लोड। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एग्जिट लोड उनका डिसाइड होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अपने केस में अपन रख लेते हैं 2% एग्जिट लोड। ठीक है, तो 10 लाख का 2% कर देंगे ये लोग। 10 लाख का 2% कितना होगा, बताइए बताइए बताइए। इसका होगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपको रिटर्न करेंगे 9,98,000 रुपीज, ये लोग आपको रिटर्न कर देंगे एंड 2,000 रुपये ये लोग अपने पास रख लेंगे। ये होता है इनका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड पे ये इन्होंने अर्न किया एंड एक्सपेंस रेशियो पे इन्होंने अर्न किया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसी म्यूचुअल फंड ढूंढना जहां पे जिसका एग्जिट लोड
क्या चीज़ बता रहा हूँ, एक तो एग्जिट लोड, सेकेंड चीज़ है उनका एक्सपेंस रेशियो, उनका एक्सपेंस रेशियो। ये अगर दोनों चीज़ें कम है, आप वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। बट अगर कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जहाँ पे उनका एग्जिट लोड भी बहुत ज़्यादा है एंड एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसको अवॉइड करना। बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा, थोड़ा क्या मतलब, वो 10,000 में से अगर 4% काट रहे हैं, तो 4% मतलब 400 रुपये वहीं काट ले रहे हैं आपसे। तो गाइज वो कहीं ना कहीं फर्क गिरेगा। आप बोलोगे यार 10,000 का 400 ठीक है ना, सफिशियंट है। लेकिन अगर गाइज यही 1 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, बढ़ती जाएगी, उनकी भी अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड बेस्ट होगी? हम ऐसी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा एंड एग्जिट लोड भी कम होगा। गाइज ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे स्क्रीन करना है, सारी चीज़ें बता दी। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो पहले कभी भी ना अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछना। क्या क्वेश्चन पूछोगे कि पहले कि यार मैं ना ये कितने समय तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मतलब मेरा टाइम पीरियड क्या होने वाला है इन्वेस्टमेंट का। गाइज पहले ये क्लियर कर लेना, बिकॉज अगर आपका टाइम पीरियड क्लियर है ना, तो आपका रिटर्न मैटर करेगा उस पर। जितना ज़्यादा आपका टाइम होगा ना गाइज, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग पावर मैं दिखाऊंगा आपको एंड उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करने वाले हो, एसआईपी करने वाले हो, तो गाइज इसका जो कंपाउंडिंग पावर हो दिखाऊंगा मैं आपको, यू विल शॉक गाइज, बिलीव मी, यू पीपल विल गेट शॉक। क्योंकि क्या रिटर्न मिलता है, कंपाउंडिंग पावर 1 साल से ही क्या डिफरेंस होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई, क्या दी हुई है, नेम, म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, सब कैटेगरी क्या है, मतलब वो फ्लेक्सी कैप है, लिक्विड फंड है, स्मॉल कैप। गाइज लिक्विड में मत जाना, बाकी किसी में मत जाना। मैंने जो आपको बताया ना, या तो स्मॉल कैप प्रेफर करना या मिड कैप प्रेफर करना। लार्ज कैप क्यों प्रेफर मत करना? बिकॉज आप अभी यंग एज के हो, रिस्क एपेटाइट है आपकी। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है, आपको रिस्क लेने की आदत नहीं है, तो क्या करना, आप इन्वेस्ट कर देना डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। गाइज आप लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट मत करना। क्यों लार्ज कैप में क्यों अवॉइड करने को बोल रहा हूँ? बिकॉज आपकी ना रिस्क एपेटाइट लेने की है, अभी आदत है। रिस्क ले सकते हो, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते हो, तो क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप स्टॉक मार्केट में आना, निफ्टी फिफ्टी का ऐसे गूगल पे आना, निफ्टी फिफ्टी सर्च करना एंड निफ्टी फिफ्टी के ये सारे देख लोगे कि निफ्टी में कौन से 50 शेयर्स आते हैं। बस आप उसमें इन्वेस्ट कर देना, आप ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। बट आप चाहते हो क्या, नहीं थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं, तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के। अभी यहाँ पे आएंगे गाइज, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कैटेगरी बता दी मैंने। ग्रोथ क्या होता है? अच्छा, ग्रोथ क्या होता है गाइज? ग्रोथ ये होता है जैसे कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने मिड कैप में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने मिड कैप में इन्वेस्ट किया। अभी जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कुछ तो रिटर्न मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया छोड़ दिया, नहीं, कुछ तो रिटर्न मिलेगा, तभी तो मेरा पैसा कंपाउंड होगा। अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख के ऊपर X% ऑफ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, 1 साल का। मान लो मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, अगर 1 साल का 10% मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख क्या होता है? ये 1 लाख मेरा रिटर्न है। इधर ये डिविडेंड भी हो सकता है, बिकॉज कंपनी हमें डिविडेंड देने वाली है ना। कंपनी के फंड में इन्वेस्ट हो रहा है तो हमें डिविडेंड मिलने वाला है। अच्छा, डिविडेंड हमें मिलेगा क्या? नहीं। देखो गाइस, क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ये जो एएमसी होती है, हम पैसा देंगे इस एएमसी को, इस म्यूचुअल फंड वाले को, ठीक है। ये हम इन्वेस्टर है, हम क्या करेंगे, हम पैसा इसको देंगे और ये पैसा क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अभी जो कंपनी से जो रिटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी जो इसको रिलायंस से रिटर्न मिलेगा, उस पर डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, ये इनको जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो बोलोगे सर हमारा क्या बेनिफिट हुआ? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस थिंग है। अभी ये एएमसी क्या करेगी, वो पूरा पैसा रखेगी नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। ये एएमसी वाले क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न उस डिविडेंड का आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। तो वो आपको जो डिविडेंड देंगे ना, वो आपके बैंक में नहीं आता है, नहीं आएगा। वो लोग क्या करेंगे, आपका जो डिविडेंड का पोर्शन रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे इस एएमसी को रिलायंस से मिल रहा था 1 लाख रुपए का डिविडेंड, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं देगा वो, बिल्कुल नहीं देगा। क्या करेगा, इसलिए 1 लाख का 5,000, 10,000 अपने पास रखेगा। अब जो बाकी का 90,000 है ना, अब 90,000 अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उनके प्रपोर्शन में, थोड़ा 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 थोड़ा। अब वो उनके बैंक में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, समझ लो मेरे हिस्से में, ये मैं हूँ, ये मेरे हिस्से में 10,000 रुपये आए थे, ठीक है। मेरे रिटर्न मुझे 10,000 आया था, तो वो क्या करेगा, इस 10,000 को ना वापस से इन्वेस्ट कर देगा। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में आपको एक बार क्रक्स बता देता हूँ क्या होता है ग्रोथ में। आपको जो इन्वेस्ट किया है ना, आपको इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आता है वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है।
तो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, ये ग्रोथ का बेनिफिट होता है, ये ग्रोथ होता है, ठीक है। देन उसके बाद गाइज ए एयूएम क्या होता है? एयूएम मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर कितने असेट है, मतलब कितनी वैल्यू ऑफ होल्डिंग है, तो इसके पास 60,000 करोड़ की अभी भी होल्डिंग बाकी है, मतलब 60,000 करोड़ के शेयर पड़े हुए हैं इसके पास। समझ रहे हो? इस कंपनी ने, इस निप्पन इंडिया स्मॉल कैप ने जहां जहां इन्वेस्ट किया होगा, 60,000 करोड़ के इसके पास अभी शेयर्स पड़े हुए हैं, ये होता है। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब 3 साल का कितना ग्रोथ रेट होने वाला, बेसिकली ये चीज है। एंड लास्टली मैंने आपको बताया था एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो तो आप देख लो कि इसका कितना है, 0.68% है, ठीक है। 0.2% है ICICI का, तो अरे वाह गुड है। 0.36% है, ठीक है। लेकिन गाइस इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या बता सकता हूँ? कमेंट करके जरूर बताना। यस, वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड अभी क्या करेंगे, अपन आएंगे फिल्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ फिल्टर्स, फिल्टर्स कहाँ गया? यहाँ पे आएंगे फिल्टर्स में। फिल्टर में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एग्जिट लोड। एग्जिट लोड, इसको क्लिक करेंगे, डन करेंगे एंड रन करेंगे। देखो गाइस आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप बोलोगे यार 2%, 1%, ऐसे नहीं। क्लिक करेंगे इस पे एग्जिट लोड पे, ये देखो गाइस 4% है। मैंने आपको बोला ना 4%, 4 से 5% जाता है, इतना हैवी है। बट इनका एक्सपेंस रेशो बहुत कम है यार, 0.28% है। बैंक ऑफ इंडिया का 3% एग्जिट लोड है, लेकिन इनका एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा है, बाहर हो गया। आपको क्या करना है, बस आपको सर्च करना है ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जिसका एग्जिट लोड भी कम है, एंड जिसका ये CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा होना चाहिए मतलब 20, 25, 30% होना चाहिए गाइज। इनफैक्ट आप इसको 3 साल नहीं, इसके 5 साल करना है, ठीक है। 5 years बहुत बेस्ट होता है ये, क्योंकि 5 साल के लिए एटलीस्ट इन्वेस्ट करना, ना कि 3 साल के लिए। म्यूचुअल फंड तब भी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा, इनफैक्ट SIP तब भी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे 2% एग्जिट लोड है, 0.63% एक्सपेंस रेशियो है, एंड ये 26.40%, मतलब 5 साल में आपको 26% रिटर्न देगा। देन उसके बाद HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इनका एग्जिट लोड कम है एंड इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इनका CAGR 30% है, मतलब 5 साल का 30%। वाओ। मैंने एक बार फिल्टर किया गाइस, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखो कॉन्ट स्मॉल फंड, इनका कितना है, इसका एग्जिट लोड 1% है और एक्सपेंस रेशियो 64% है, 0.64% है। वाओ। एंड इसका ये बेस्ट लग रहा, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐसे ही आप सब सर्च करोगे, आपको जो अच्छा लगता है आप बस उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। गाइस ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया, बट अगर आपको इससे रिलेटेड एक भी कुछ डाउट होगा ना, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो बनता है, बनता है। अगर आप काफी, अगर 18-19 ईयर्स के एज के हो, तो गाइज आप लोग स्टार्ट कर दो SIP करना। मत करो 15-20 हज़ार की SIP, मत करो 15-20 हज़ार एक एक महीने का। एटलीस्ट 100 रुपीज तो स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना, और एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ो यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप गाइस सोना भी खरीद सकते हो। कमोडिटी मतलब गोल्ड, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ना अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो वो यार वर्चुअली गोल्ड भी खरीद सकता है। किसी को डेट में, जैसे कि मैं आपको बताया कि डेट में मत लगाना। डेट किसको प्रेफर करते हैं, डेट उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके पास ना रिस्क लेने की अभी एपेटाइट नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पैसों पे रिस्क लेगा क्या? नहीं लेगा। वो बोलेगा यार मेरे को सेफ रिटर्न मिल जाए बस हो गया। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो 60 अबाव है, 70 अबाव है, 80 अबाव है, इतने ईयर्स ऑफ एज का है, वो बंदा क्या करेगा, रिस्क लेके। वो बोलेगा यार मैंने जिंदगी भर तो रिस्क लिए, अब मरने आ रहा हूँ फिर भी रिस्क ले लूँ। तो वो यूजुअली रिस्क अवॉइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है गाइज। अगर आप यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे इतने सारी चीज़ें दी हुई है, आप पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने आपको 3 ही चीज़ें बताई है। आपको अगर म्यूचुअल फंड ऑप्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड आप कौन सा ऑप्ट करोगे? एक तो मीडियम कैप देख लेना, मीडियम कैप देख लेना, स्मॉल कैप देख लेना, या फिर मल्टी कैप देख लेना। बस यही 3 अच्छा रहेगा, या फिर फ्लेक्सी कैप देख लेना। अगर आप लार्ज कैप प्रेफर करना चाहते हो ना, देन आप म्यूचुअल फंड मत करो, आप सीधा स्टॉक मार्केट में आ जाओ, वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज इनफैक्ट आपका उतना परसेंटेज ऑफ पैसा बच जाएगा ना, एक्सपेंस रेशियो नहीं भरना पड़ेगा आपको, एग्जिट लोड नहीं भरना पड़ेगा। इसलिए गाइज, गाइज मैंने आपको पूरा सब बता दिया है। इसमें मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ना ही मैंने आपको कुछ मोटिवेट किया है कि आपको यही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप थोरली स्टडी करो। कोई भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं, मेक श्योर आप कमेंट करना, मैं कमेंट में उसका रिजॉल्व कर दूंगा। अभी गाइज मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अभी हमको कैलकुलेट करना है क्या? हमको कैलकुलेट करना है SIP कैलकुलेटर। अभी हम कैलकुलेट करने वाले फंड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि बहुत मैटर करता है। पहले आप डिसाइड कर लेना कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, पहले टाइमलाइन डिसाइड कर लेना। अगर मैं 25,000 की एसआईपी करता हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड रेट है 15%। ठीक है गाइस, मेरा 15% का एक्सपेक्टेड रेट है। अगर मैं 10 साल करता हूँ तो गाइस देख रहे हो, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ 30 लाख रुपए, मेरे को रिटर्न मिलने वाले हैं 39 लाख, इतना रिटर्न मिलने वाला है, और 10 साल बाद मेरे हाथ में इतना पैसा आएगा। ठीक है, इतना पैसा मेरे हाथ में आने वाला है। अभी आपको एक मैजिक दिखाऊं। अभी मैं इसको करता हूँ 11 साल। देख रहे हो गाइस, मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरे, यहाँ पे 3 ही लाख रुपए एक्स्ट्रा भरे, बट मेरा रिटर्न 51 लाख रुपए हो गया। एंड टोटल रिटर्न मेरे को मिलने वाला है 84 लाख। गाइस समझ रहे हो, मैंने बस 1 साल बढ़ाया है। और एक बार दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 12 ईयर्स। तो मैं 36 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न मिल रहा है 64, मतलब 65 लाख अप्रोक्सीमेटली। एंड 12 साल बाद मैं निकालूंगा 1 करोड़ रुपए। ये होता है गाइस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए आप एसआईपी करना चाहते हो। अगर आपका ये एक बार डन हो गया ना, ये समझ गए ना आप लोग, तो गाइज क्रैक कर लोगे आपके म्यूचुअल फंड में कितना, हमें कहाँ से कितना हैवी रिटर्न निकालना है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं अपनी एसआईपी की रिटर्न बढ़ा देता हूँ, ये मैं इसको कर देता हूँ 30,000, ठीक है। अब 30,000 अगर मैं सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ 36 लैक्स। अब उस 36 लैक्स में मुझे 47 लाख का रिटर्न मिलने वाला है। 83 लैक्स एट द एंड मुझे मिलने वाले हैं 10 साल बाद, ठीक है। अभी मैं इसको बस 11 साल करता हूँ। गाइस देख रहे हो पावर, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, कि एक ही साल में मेरे को कहाँ 41 लाख मिलने वाले थे और कहाँ 61 पे आ गया। 20 लाख का ज़्यादा, 20 लाख का ज़्यादा मुनाफा। ये होती है कंपाउंडिंग पावर। इसलिए एसआईपी ना बहुत जल्दी करना चाहिए। ठीक है, अभी भी कोई गलत नहीं हुआ है, अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इवन दिस इज़ द राइट टाइम। आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप करेक्ट टाइम पे हो, करेक्ट टाइम पे बैठे हो, करेक्ट जगह पे बैठे हो, तभी आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। एंड हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।